माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण करने ऋषिकेश पहुंचे मोहन भागवत। विश्राम सदन का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री धामी सहित कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जारी। कांग्रेस ने किया प्रचार प्रसार तेज। चुनाव में जीत का किया दावा। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन प्रभावित किया। स्मार्ट सिटी की स्थिति हुई बदहाल। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने नगर निगम पर उठाए सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पुलिस महानिदेशक महोदय ने समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि महिला सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं से दुर्व्यवहार और अनैतिक कार्यों में पुलिस बल की संलिप्तता यदि परिलक्षित होती है तो इन घटनाओं से जहां एक और संपूर्ण पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है तो वहीं दूसरी ओर जनसामान्य पर भी इसका असर पड़ता है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जनसामान्य महिलाओं में इसका प्रतिकूल संदेश प्रस्तावित रहता है और जिसके लिए पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली भी प्रभावित होती है। भविष्य में पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार और अनैतिक कार्यों में संलिप्तता परिलक्षित होने पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो देखिए, लगातार इस तरह के संदेश भी जारी किए जा रहे हैं और हिदायत भी दी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठे। देखिए, विधानसभा को लेकर लगातार गतिविधियां तेज है। आने वाले समय में देखिए 4 राज्य विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। उत्तराखंड भी उस राज्य में से एक है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही है और इस बीच विधानसभा को लेकर जो है मीटिंग बैठक लगातार की जा रही है। और इस बीच आपको बताते चले कि बीजेपी जो है इस वक्त बैठक कर रही है और इस बैठक के दौरान बीजेपी ने तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने भी इस बैठक में शिरकत की और इसी के साथ साथ इसमें तमाम बातों का जिक्र किया। महिला संबंधित चीजों का जिक्र किया गया है और इसी के साथ साथ तमाम रणनीति और कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया है और इसी के साथ उत्तराखंड में बीजेपी अपनी पैठ एक बार फिर से दोबारा से बनाए और फिर से अपना वर्चस्व लागू करे, इसके लिए भी जो है बातचीत की गई है। तो ये बैठक, ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां बीजेपी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार बैठकें कर रही है और बैठक में देखिए पूरे राज्य मंत्री कृष्ण बेदी भी इस बैठक में उन्होंने शिरकत की और इसी के साथ साथ महिला से सुरक्षा से संबंधित तमाम बातों का जिक्र किया गया और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई कि क्या कुछ जो है कहा किस क्षेत्र से कौन जो है दिग्गज नेता चुनाव लड़ेगा और इसी के साथ साथ कौन सा अवैध दावेदारी है जो कि जिसकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जाती है। और आगे बढ़ते हैं, जहां मंगलौर उपचुनाव को लेकर स्थानीय नेता बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना का बाहरी होने का विरोध कर रहे हैं और वहीं कांग्रेस भी अब उन्हें पैराशूट प्रत्याशी बता रही है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना 10 गांव का नाम एक साथ नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें एमएलए की फुल फॉर्म तक नहीं आती और वो विकास क्या करेंगे। मीडिया के द्वारा जब बीजेपी के प्रत्याशी से एमएलए की फुल फॉर्म वाला सवाल पूछा गया तो वो गोल मोल घुमाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं पैराशूट प्रत्याशी हूं तो जल्द ही लोगों तक पहुंच जाऊंगा और विकास करूंगा। जिस हिसाब से मैं बढ़ाना साहब का आईक्यू लेवल उनके बोलने में सुन रहा हूं तो मैं समझता हूं कि वो मंगलौर विधानसभा सर्किल के 10 गांव का भी एक सांस में नाम नहीं ले सकते। पिछली जिस विधानसभा से वो आए हैं वहाँ की विधानसभा का भी नाम नहीं ले सकते। और मैं तो एक और दावा करता हूँ, आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उनसे ट्राई कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है वो एमएलए की अगर फुल फॉर्म बता दें तो भी हम मान जाएंगे। वो शायद एमएलए की फुल फॉर्म भी बताने की स्थिति में ना हो। अगर पैराशूट होगा तो जहाँ पे भी दर्द होगा वहाँ फट से पहुंचेगा। ये जो पैराशूट आप कह रहे हो ना, पैराशूट जो है ना विकास में जल्दी पहुंचेगा क्योंकि रास्ते यहाँ पे सही से है नहीं, गाँव में जाना पड़ेगा तो पैराशूट से ही चले जाएंगे। अच्छा, जैसे कि आप जहाँ चुनाव लड़ते हैं हर बार आपकी मंगलौर में आपने क्या जांचा है, कितनी तहसील है, कितने गांव है, क्या जांचा है अभी तक?
डाटा जो है ना आपको उस दिन बताएंगे जब इसके लायक बन जाएंगे। नहीं, इसकी आकलन किसका किया होगा आपने, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे 35 गांव है, मेरा कस्बा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पौड़ी जिले में आज बंद रहेंगे स्कूल। भारी बारिश को लेकर कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आदेश जारी किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारी बारिश को लेकर सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, यानी स्कूल के साथ साथ आंगनबाड़ी को भी किया गया बंद। भारी बारिश की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताते चले, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारिश के मद्देनजर स्कूल को बंद कर दिया गया है। पौड़ी जिले की बात कर ले तो आज पौड़ी जिले में स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश में ये बड़ा आदेश जारी हुआ है, जहां भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का संभावना जताया और इस बीच भारी बारिश को लेकर पौड़ी में आज 1 से 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कुमाऊं में अति तीव्र वर्षा की संभावना के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो है पूर्वानुमान किया गया और इसी के साथ आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके लिए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के लिए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से जो है जनता को सतर्क रहने के लिए आदेश दिया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई हिस्सों में देखिए भारी से भारी बारिश आ सकती है, जिसके मद्देनजर देखिए अगर हम पौड़ी जिले की बात करें तो वहां भी आज 1 से 12 तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और स्कूल के साथ साथ आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्त्रियों के लिए भी जो है बंद कर दिए गए हैं। और फिलहाल ये जो मौसम विभाग के हिसाब से आपको बताते चले कि बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से पहले से ही व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कुछ सुदूर इलाके होते हैं जहां पर बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से भारी बारिश आने के बाद से ये परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार सतर्कता बनाए रखना है। वहीं देहरादून सहित मैदानी इलाकों में बीते 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ज्यादा बारिश होने पर जनपद में सभी नदियों के किनारे बसी आबादी को सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो देखिए, भारी बारिश के अनुमान को लगातार बताया जा रहा है। मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उत्तराखंड में अभी आने वाले समय में भारी से भारी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके लिए लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क और सुरक्षित रखने के लिए हिदायत दी जा रही है। खासतौर से जो नदियों के किनारे आबादी बसी हुई है उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर होती है और उस वक्त खासी दिक्कतों का सामना खासतौर से उन लोगों को करना पड़ता है जो नदियों के किनारे बसी हुई है। और इसके लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ साथ लोगों को आदेश जारी भी कर रही है कि जनता और इसको सुरक्षित और रखने के लिए लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और इसी के साथ साथ सतर्क और सुरक्षित रखने की अपील की जा रही है। भारी बारिश के चलते देखिए लगातार नदी और नाले उफान पर है, जिसके लिए लगातार आदेश जारी किया जा रहा है ताकि सतर्क और सुरक्षित रहें। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में अक्टूबर तक का यूसीसी हो सकता है लागू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अक्टूबर तक यूसीसी लागू हो सकता है। कानून की नजर में सभी होंगे एक समान, अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ होंगे समाप्त। वही पोर्टल के जरिए आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी पिछले कई महीनों से, जो है यूसीसी का मुद्दा जो है गरमाया हुआ था। लगातार इसे लागू करने की कवायद चल रही थी। हालांकि लगातार विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अब अक्टूबर में यूसीसी लागू हो सकता है।
ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसके तहत देखिए कानून के नजर में अब सभी एक समान होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है अक्टूबर में। आपको बता दें कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ अब समाप्त हो जाएंगे और सभी के लिए सिर्फ एक लॉ और एक कानून होगा, जिसके तहत सभी एक समानता में नजर आएंगे। तो उत्तराखंड में देखिए अक्टूबर में यूसीसी लागू हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने मानसून को लेकर बताया है कि अगले 4 से 6 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं कुमाऊं के पहाड़ों से लगने वाले मैदानों क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश देखी जा सकती है और इसके साथ ही कुमाऊं के पहाड़ी जनपदों में भी जो है दिक्कतें बढ़ सकती है। और यही नहीं, मौसम विभाग का कहना है कि कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल में भी पूरे सप्ताह मौसम नम ही बना रहेगा। और ऐसे में मौसम विभाग का भी कहना है कि इस सप्ताह चुनौती भरा रहने वाला है, जिसमें कि ज्यादा चुनौतियां रात के समय देखने को मिल सकती है। मौसम निदेशक ने कहा है कि अभी तक हमारे पास कोई सायरन सिस्टम नहीं है, लिहाजा हमें मैनुअल तरीके से स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि रात के समय आने वाले आपदा के प्रति लोगों को अलर्ट किया जा सके। तो ठीक है, उसमें हमने बोला कि इस वीक जो है अच्छी बारिश जो है खासकर कुमाऊं में और साथ में फिर बाद में गढ़वाल में भी मिलने वाली है। और हैवी वेरी हैवी रेंज तो मतलब ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे लगे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी है। और फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं उनमें भी अच्छी एक्टिविटी वो दिख रही थी। तो ये चीज़ बोली गई कि अभी सप्ताह या 5 से 6 दिन जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, उसके लिए बोला गया है। और दूसरा चीज़ ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग का है वो ये है कि दिन के समय तो लोग चपेट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी जाग रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास जो है, या सूचना वगैरह भी उनको आदान प्रदान वो होता रहता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान और फ्लड प्लान जोनिंग की कार्यों में तेजी लाई जाए और इसी के साथ जलस्तर बढ़ाने के लिए बांधों से सिल्ट निकालने और ड्रेजिंग सिस्टम के लिए 2 महीने के अंदर ठोस प्लान बनाकर प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए। और इसके साथ ही पिंडर और कोसी नदी को आपस में जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर की जाने वाली सभी कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण करने मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक ऋषिकेश पहुंचे। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई दिग्गज नेता भी आए। मोहन भागवत ने जो है सदन का लोकार्पण किया और इसी के साथ दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि इस विश्राम सदन के निर्माण होने से एम्स में आने वाले मरीजों के तीमारदारों को बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं सस्ती दरों पर मिलेगी और इसके लिए जो है भाऊ राव देवरस सेवा न्यास संगठन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के निर्माण और मरीजों के तीमारदारों की मदद के लिए बने सदन की शुभकामनाएं संचालकों को दी। हमें तो ये इसका फायदा ही फायदा है और इसके जो मुक्ति हैं और उनके जो प्रचारक हैं और उनके जो संबंधी आते हैं साथ में, उनको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा क्योंकि इस समय भी हमारे पास पर्याप्त सुविधा प्राप्त नहीं है जिसमें हम लोगों को जो अटेंडेंट्स आते हैं उनको हम कुछ आश्रय प्रदान कर सकें। ये सेवा सदन बनने से हमें बहुत लाभ होगा और लोगों को भी इसका बहुत फायदा होगा और इससे बहुत ही खास इसकी जो एक विशेषता है कि वो गंगा के तट पे और यहाँ के जो भी रोगी या रोगी के परिजन यहाँ पे आएंगे उनको उस आध्यात्मिकता का भी अनुभव होगा। एक आदमी कहाँ है वहां से उसने कहा जाना तय किया है, ये निश्चित होने के बाद ही मार्ग तो आप कहाँ है, आपने अपना एक स्थान अपनी सेवा से उत्पन्न किया है, वहां आप है, आप उसको बनी जाए और अभी
कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए ताकत झोंक दी है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता जो है हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा एवं अध्यक्ष गणेश गुदियाल भी बद्रीनाथ में मोर्चा संभाल लिया है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतदान की तिथि नजदीक आते ही कांग्रेस के नेता प्रचार को तेज धार देने में जुट गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस अपने दम पर उपचुनाव लड़ रही है। सभी वरिष्ठ नेता एकजुटता के साथ दोनों प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करेगी। पता का कराएगी कांग्रेस विजय का पता। लोगों में जो निराशा, हताशा, लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस का होना जरूरी है। कांग्रेस से ही इस प्रदेश के विकास को गति दे सकता है, वरना आज तो टोटल काम खनन का, शराब माफियाओं का, भूमाफियाओं का कब्जा यहाँ पर है। कोई काम नहीं हो रहा। अब बहुमत तो बीजेपी पास है, लेकिन कुछ जनता के हित के कुछ काम करके दिखाएं कि कर्मचारियों के लिए क्या, बेरोजगारी के, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए क्या। जीरो उत्तराखंड, जीरो, और केवल हेलीकॉप्टर घूम रहा, ये पतन हो रहा। लोग नहीं समझ रहे कि आने वाली पीढ़ी भूखे मरेगी उत्तराखंड में। जिस तरह से उत्तराखंड कंगाल किया जा रहा है, इसकी जड़ें खोद दी गई हैं, उनमें केमिकल डाल रहे हैं धामी जी बीजेपी की सरकार। कहाँ है रोजगार, हमारा स्वरोजगार? कहाँ हमारा कानून जो उत्तराखंड की रक्षा करता है, जिसलिए राज्य बना, वो तो है नहीं। वहीं देहरादून में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने जिलाधिकारी सोनिका के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा सत्र 2024-25 का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और कई तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के निजी संस्थानों द्वारा वर्तमान सत्र में कई निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों और अभिभावकों पर कॉलेज की ओर से दी जाने वाली हॉस्टल की सुविधा, साथ ही बस सुविधा अनिवार्य रूप से लेने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही ये सुविधाएं नहीं लेने पर प्रवेश देने से मना किया जा रहा है। देखिए, आज हमने डीएम मैडम को हमने ज्ञापन दिया है। हमारे उसमें 2 मुख्य मांगे हैं। एक तो आप देखिए, उन्होंने पूरे देश में एनटीए बैन को लेकर एनएसयूआई पूरे देश में आंदोलन कर रही है। तो हमने डीएम मैडम के माध्यम से राज्यपाल से एक दरख्वास्त की है कि जो एनटीए जो है, नेशनल टेस्ट एजेंसी है, उसको पूर्णतः बैन कर देना चाहिए, जिससे कि युवाओं का भविष्य खराब ना हो। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो हमारे प्रदेश से लेके है। दूसरा जो अहम मुद्दा यह है वो यह है कि जो हमारे निजी शिक्षण संस्थान है और निजी विश्वविद्यालय है, उनके द्वारा एक जो नए छात्राएं वहाँ प्रवेश ले रहे हैं इस समय में, तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो निजी शिक्षण संस्थान है, उनके द्वारा जो बच्चे हैं नए, उन लोगों को हॉस्टल और बस का कंपलसरी फीस ली जा रही है, चाहे वो बस में बैठे ना बैठे। तो देखिए, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने जो है उनके जो है ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन जो है आपको बताते चले कि सिटी मजिस्ट्रेट को जो है सौंपा गया है ज्ञापन। और इसी के साथ साथ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं तमाम छात्रा है जहां शिक्षा सत्र जो है शुरू होने जा रहा है और जिसके लिए तमाम जो सुविधा है, चाहे वो बस सुविधा हो, चाहे वो तमाम सुविधा हो, जिसके लिए अब जो है सिटी मजिस्ट्रेट को इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। छात्राएं भी देखिए और छात्रा भी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, जहां पर आपको बता दें कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने ये सिटी मजिस्ट्रेट को बेहद महत्वपूर्ण ही ज्ञापन सौंपा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर देश की युवा शक्ति प्रगति पथ पर आगे बढ़कर राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे रही है। उनके विचारों का अनुसरण कर सभी को समाज सेवा के लिए नव चेतना का संचार करना होगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवेकानंद के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीर के सामने नमन होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में भी जो है लोगों से बात की और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि विवेकानंद के जो है बताए गए
पद चिन्हों पर चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ साथ देखिए, पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि नव चेतना का करना होगा संचार, और इसी के साथ साथ उन्होंने विवेकानंद द्वारा बताए गए तमाम बातों का भी जिक्र किया। वहीं हरिद्वार से नवनियुक्त सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर कहा कि जिस तरह से वे संसद में चलते हैं उसमें उन्हें एक अबोध बालक ही कहा जा सकता है। तो वहीं दलित युवती के साथ हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार पुलिस की अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। देखिए, प्रशासन ने उस पर सख्त कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है। अगर कोई अपराधी अगर बाहर है तो सरकार की सोच, और मैंने स्वयं एसएसपी से जब ये घटना घटित हुई थी उसी दिन जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने एसएसपी से बात किया और उस पर उन्होंने मुझे कहा कि इस पर हम पूरी जांच कर रहे हैं और तत्काल कार्रवाई करेंगे, आपको कुछ ही समय में इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और वो काम हुआ है। अगर कोई और अपराधी है तो हमारी स्पष्ट राय है कि अपराधी बचना नहीं चाहिए। हाथरस में हादसे के बाद उत्तराखंड पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने सभी जनपदों को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लेकर एसओपी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं और इन एसओपी के आधार पर मुख्यालय राज्य भर के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करना, साथ ही यह भी कहा कि भीड़ एनजीओ में जो भी पूर्व कार्यक्रम स्थल की जांच के लिए सभी थानेदारों को अच्छे से ब्रीफ बनाकर किया जाए। और वहीं एडीजी अंशुमान ने जनपदों में हर साल होने वाले सभी मेले, त्योहारों और अन्य अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर तैयार कर उसके अनुरूप समय से आवश्यक पुलिस प्रबंधन करने के भी निर्देश दिए और साथ ही बिना अनुमति के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के आयोजकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई को भी कहा गया है। हाथरस में घटना घटित हुई है, इसी के एहतियात के तौर में हमारे एडीजी एलओ साहब के द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और रेंज अधिकारी के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई ताकि इस तरह की व्यवस्था भी किया जाए। जो सत्संग, मेला, उत्सव इस तरह के बड़े स्केल में आयोजन होता है उसमें आयोजकों की जिम्मेदारी और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी, दोनों ही। और जो परमिशन दिया जाता है अनिवार्य रूप से अनुमति लिया जाए। अनुमति लेने से पहले जो स्थानीय जो पुलिस अधिकारी है, जैसे थानाध्यक्ष है, उनकी ओर से आख्या जाती है तो जो कार्यक्रम आयोजन स्थल है। देहरादून जनपद में बीते कई दिनों से पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। आपको बता दें कि जनपद के नगर देहात क्षेत्र में बृहद स्तर पर दून पुलिस का सत्यापन अभियान चला, जिसमें बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों और घरेलू काम करने वालों का सत्यापन किया गया। वहीं बिना सत्यापन के रह रहे बाहरी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जिसके बाद किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 508 मकान मालिकों का चालान किया गया और 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लिया गया। साथ ही अभियान के दौरान कोई वैध दस्तावेज न दिखा पाने वाले 274 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है और 106 व्यक्तियों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। वहीं एसएसपी द्वारा समस्त थाना प्रभारियों के अपने अपने थाना क्षेत्रों में निवासरत बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए नियमित रूप से सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने दरगाह साबिर पाक पिरान कलियर के 756वें सालाना उर्स मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया गया और साथ ही अग्निशमन वाहन, टूटी रेलिंग की मरम्मत और पानी के स्टैंड पोस्ट की स्थापना की जाएगी और जिससे विदेशी मेहमानों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। विधायक फुरकान अहमद, मोहम्मद शहजाद और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समीक्षा बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
और अगली खबर रुद्रनाथ से है, जहां पर ट्रैक पर एक ट्रैक्टर के नीचे वापस आते समय पैर फिसलने से वे खाई में गिर गया है, जिसकी वजह से मिलते ही गौचर में सूचना से एसआई मनमोहन सिंह के हमराह एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रैक्टर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एसडीआरएफ जवानों ने तमाम मुश्किलों को दरकिनार करते हुए उक्त ट्रैक्टर के शव को खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद वैकल्पिक स्ट्रेचर तैयार कर पैदल मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर जिला पुलिस को सुपुर्द किया गया है। देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का नवीनीकरण होने जा रहा है। उत्तराखंड शासन से इस संबंध में वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। वहीं 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे 20 अतिरिक्त बेड के रूप में मनाया जा रहा है, इसके लिए 14 करोड़ 10 लाख की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसमें पहली किस्त के रूप में 4 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त की जा रही है। तो वहीं रायपुर विधानसभा के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र की जनता अस्पताल के विस्तार की मांग कर रही थी और आसपास के विस्तार होने से राज्य की 5 विधानसभाओं के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि रायपुर विधानसभा के साथ ही डोईवाला, मसूरी, धनौल्टी, धर्मपुर की जनता से इसका लाभ मिलेगा। और रायपुर सीएससी सेंटर, जिसमें मसूरी, धनौल्टी क्षेत्र भी इसमें रायपुर से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये कवर करते हैं। डोईवाला इसमें है, इसमें धर्मपुर भी, ये सारा सीएससी हमारा रायपुर ब्लॉक का मुख्य सीएससी सेंटर था और बहुत लंबे समय से हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे। आज हमारी सरकार ने उसके लिए शासन आदेश किया, पैसा जारी किया, इसका टेंडर भी हो चुका है। तुरंत इसमें जल्दी से जल्दी काम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।